Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। तो आज हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं और जहां तक मुझे पता है आप लोगों को भी पता होगा कि आज की डेट हम सब के लिए, हमारे पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आज होता है फादर ऑफ द नेशन, बापू का बर्थडे होता है। 2 अक्टूबर है। स्टूडेंट्स आज ही के दिन 1869, आई थिंक 69 को हिंदी में 69 बोलते हैं अगर मेरी हिंदी गिनती ठीक है तो, बट 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का बर्थडे हुआ था। तब वो पैदा हुए थे और आज की तारीख को हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है हमारे यहाँ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, टेक्निकल टीम आप जल्दी से स्क्रीन पे दिखाइएगा तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि पहुंच और इन्फ्लुएंस अगर किसी चीज को कहते हैं, अगर आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपके द्वारा किए गए काम इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएं कि फिर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आपके बर्थडे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की तरह ऑब्जर्व किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि इस अकेले इंडिविजुअल में, इनमें कितनी ताकत थी। और वो लाइन कही गई है ना कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एंड वाकई कमाल कर दिया स्टूडेंट्स। जब हम इनके बारे में बात भी करते हैं तो गूज़बम्प्स होती है, लेकिन इनकी मोटिवेशन, इनसे सीखने के लिए तो इतनी चीजें हैं कि हमारा पूरा देश अगर इनसे सीखे तो भी शायद कम पड़ जाएगा, क्योंकि हम में से कोई इनका शायद एक गुना भी नहीं बन सकता। बट एनीवे, इनकी जल्दी से देखते हैं इन्हीं की कही हुई कोटेशन और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। व्हाट यू डू सेज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, एक्शन एक्सप्रेसेस प्रायोरिटीज। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि आप जो करते हैं ना वो साफ जाहिर कर देता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। आप करते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं वाला फंडा जो है वो इनके साथ लागू नहीं होता था। और यही इन्होंने बताया है कि जो आप करेंगे दैट शोज व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स जस्ट कम्स इन गोज। तो खैर, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं महात्मा गांधी का बर्थडे। होपफुली आप लोग भी कुछ सीखेंगे यहाँ से और होपफुली मैं कुछ सीख पाऊंगी। एनीवे, चलिए जल्दी से बढ़ जाते हैं इसी के साथ आज अपने टॉपिक के साथ। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है, एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए। तो अड्डा कई बार आप लोगों के लिए एक्सेलेंट सरप्राइजेस लेके आ चुका है बच्चों। इस बार आपको गेस करना है कि यहाँ पे कौन फिट हो सकता है। क्या वो कोई फेवरेट फैकल्टी हो सकता है, क्या वो बहुत ही पॉपुलर फैकल्टी हो सकता है, क्या कोई ऐसा फैकल्टी जिसकी आप लोगों ने बहुत दिनों से डिमांड की है। तो ये सब जानने के लिए, आपके सारे सवालों का बिल्कुल सही जवाब देने के लिए और जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा अड्डा 24/7 के साथ। 3 अक्टूबर को सुबह 7:45 पर, सुबह 7:45 मेरी एडिटोरियल क्लास के ठीक 15 मिनट पहले आपको 3 अक्टूबर को जुड़ना पड़ेगा, विच इज टुमारो 7:45 AM। ठीक है, इसके साथ एक और छोटा सा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि बच्चों, आपकी जो 3 अक्टूबर की क्लास है वो टेंस पे होने वाली है। टेंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप इससे बहुत सारे लोग काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं उसको लेकर के। छोटी सी चीज है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बिना किसी प्रॉब्लम की टेंस की ये क्लास मेरे साथ IBPS क्लर्क इंग्लिश के लिए जो हम करते हैं 11 बजे की आपकी क्लास, अगर उसको बिना परेशानी के देखना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। अड्डा 24/7, टेक्निकल टीम आप मुझे 1 सेकंड के लिए हाइड कर दीजिएगा। तो बच्चों, आपको ये क्लास देखने के लिए जाना पड़ेगा अड्डा 24/7 की ऐप पर। ठीक है, और फ्री क्लास है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसके लिए कोई पेमेंट करना है, कुछ भी नहीं। सिंपल सा फंडा है, अड्डा 24/7 की ऐप को इंस्टॉल करिए और कई तरीकों से आप कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो आपको कोड यहां दिख रहा है वो आपको स्कैन करना होगा और फिर आप कर सकते हैं हमारी इस क्लास को आराम से ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंस, इस क्लास को 3 तारीख को ज्वाइन करने के लिए 11 बजे क्या चाहिए होगा आपको चाहिए होगा अड्डा 24/7 का ऐप ओनली इन योर फोन। खैर, अब आ जाऊंगी मैं वापस स्क्रीन पे और आपको बता दूं कि क्या होता है प्रेपोजिशन। मेरे बताने से पहले जरा कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रेपोजिशन क्या होता है, और अगर आप लोग को नहीं पता है तो आई थिंक आई विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड। खैर, आइए, अब जब तक आप बताएंगे तब तक आपके सामने डेफिनेशन ऑलरेडी आ चुकी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार, प्री और पोजीशन, इसके नाम में ही इसका एक तरीके से डेफिनेशन आ जाता है। आपको बता दूं कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो होता है उसको स्टैब्लिश किया जाता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। किसकी मदद से? प्रीपोजिशन की मदद से किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूंगी आई
एम इन द रूम, तो आई एम मैं हूं, कहाँ हूं, कमरे में हूं, ये किस शब्द से पता चल रहा है? इन। आउट पता होता, आउट ऑफ द रूम होता तो आउट बताता ना कि मेरा कमरे से क्या लेना देना है, मैं कमरे के अंदर हूं, बाहर हूं। ये यूजुअली आपको किस चीज से पता चल रहा है? ये आपको पता चल रहा है एक प्रेपोजिशन की मदद से। बहुत सिंपल डेफिनेशन होता है। अच्छा हाँ, एक और चीज बता दूं कि प्रेपोजिशन का जो है it's a very confusing topic, okay, but the kind of questions that they ask you in your exam, हम वो questions solve करेंगे। एक काफ़ी अच्छी चीज़ बता दूं कि इस सेशन का जो है आप लोग बिल्कुल भी वन सेकेंड स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि देख सकते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का पूरा लिस्ट आपके सामने है। इसी के साथ साथ बता दूं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का भी पूरा लिस्ट आपके सामने है। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? PDF में मिल जाएगा, ठीक। और देखिए प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। सो प्रेपोजिशन मैंने आपको बता दिया कि कैसे नाउन या फिर प्रोनाउन का बचे हुए सेंटेंस के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश करने का काम किसका होता है? प्रेपोजिशन का होता है ना। तो इसको रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, ये द रिलेशनशिप ऑफ, ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया। ये वैसे भी तुम लोग को पता है, तो इसमें कुछ बहुत बड़ा मैंने नहीं समझा दिया यहाँ, लेकिन हाँ PDF डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना। पूरी लिस्ट यहाँ पे है। कौन सा, अब कुछ शब्द होते हैं जैसे टू आपको यहाँ भी दिख रहा है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में, टू आपको दिख जाता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी दिख जाता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी कुछ शब्द आपको दिख जाएंगे, वही चीजें आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी दिख जाएंगी। ये सारी चीजों का डिफरेंस कैसे क्लियर होगा? ये PDF डाउनलोड करने से हो जाएगा, ठीक है। एनीवे, अब जब मैंने आपको बता ही दिया कि प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, एंटायर लिस्ट इज हियर। प्रेपोजिशन बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होती हैं। सबसे पहला होता है प्लेस, फिर होता है टाइम, फिर होता है डायरेक्शन। बेसिकली यू कैन बी टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन ऑल्सो, यू कैन बी डायरेक्शन, टाइम, प्लेस ऑल्सो, इट कैन बी, नॉट यू कैन बी। एनीवे, सो डायरेक्शन में आप देख सकते हैं टू, फ्रॉम, ओवर, बेसिकली ऑल दोज वर्ड्स दैट सिग्निफाई डायरेक्शन, जो दिशा का ज्ञान कराते हैं, उस तरफ जा रहे हो, इस तरीके की बातें बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आप देख सकते हैं टू से रिलेट करके और फ्रॉम से रिलेट करके, ओवर, अबव एक्सेट्रा, इन सब से आप सेंटेंस बनाइए और खुद समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक। PDF आपको पूरा मिल जाएगा। आज हमारा क्या फंडा है बच्चों कि हमको यहाँ पे कुछ वन सेकेंड, राइट, हमको यहाँ पे कुछ सवाल करने हैं जो कि आपके प्रेपोजिशन के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं, जो कॉमनली कमिटेड एरर्स होते हैं या फिर जिनके ऊपर हमने आज तक एग्जाम में जैसे आपको सवाल आए हैं, उन सारे को हमें यहाँ पे कुछ डिस्कस करना है। कुछ 11-15 सवाल होंगे, तो बने रहिएगा। चैनल को लगातार लाइक और सब्सक्राइब, सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, PDF डाउनलोड करना भी नहीं भूलना है। आज भर में अगर आपको PDF नहीं मिलता है तो कल कॉमेंट सेक्शन में चेक करिएगा, सबसे ऊपर लिंक दिया होता है, कॉमेंट सेक्शन में लिंक सबसे ऊपर PDF का मिल जाता है आपको, ठीक। एनीवे, बात कर रहे थे हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की। अब जब आप किसी जगह की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको इन, ऑन बताया, इन विद रिगार्ड्स टू द रूम, तो रूम क्या है? एक जगह ही है। अब जगह की बात करते हो तो कौन से शब्द आपको एक प्लेस का ज्ञान करा सकते हैं? जो भी ऐसे शब्द होंगे जो कि आपको एक प्लेस के बारे में बताएंगे, द वर्ड्स दैट विल टेल यू अबाउट अ प्लेस, दैट विल कनेक्ट द नाउन विद अ प्लेस, एटसेट्रा, दोज आर रेफर्ड टू एज योर प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। यू कैन सी द एंटायर लिस्ट, you can take the entire list in the PDF, okay। अब preposition of टाइम भी एक बार देख लेते हैं। हमने समझ लिया डायरेक्शन को भी, प्लेस को भी, बिकॉज इट्स नॉट टू मच टू अंडरस्टैंड, राइट। द नेम सेज इट ऑल। टाइम की बात करोगे तो टाइम सिग्निफाइंग वर्ड्स, प्लेस की बात करोगे तो प्लेस सिग्निफाइंग वर्ड्स, सिमिलरली डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन सिग्निफाइंग वर्ड्स, एंड ऑल दीज वर्ड्स दैट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ preposition. Now what are prepositions? I already told you, the words that relate the noun or the pronoun to the rest of the sentence. All right, अब यहाँ पे देखिए, when we talk about time, so whenever you have a specific or short time of the day, for example, let's meet at 3 o'clock, let's meet at lunch, let's meet at dinner, जब कोई छोटा टाइम पीरियड, मतलब एक ड्यूरेशन हो टाइम का, उसके बारे में बात करनी हो, अचानक से शॉर्ट टाइम पीरियड, राइट, तो उसको आप कैसे कन्वे करते हैं? एट की मदद से करते हैं, ओके। इन जब हम इस्तेमाल करते हैं मंथ्स और ईयर्स के लिए या फिर स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ डे। सो यहाँ पे सबसे पहले मंथ्स और ईयर्स का समझ लेना बच्चों की, माई बर्थडे इज इन जुलाई, ऐसे करके, जैसे महात्मा गांधी बर्थडे इज इन अक्टूबर, इस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं शब्द का। डेज एंड डेट्स, अब जब अक्टूबर बोला, मंथ बोला तो इन लगाया, पर अगर बोलना होगा दैट हिज बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर, इधर डेट है तो कौन सा वर्ड यूज होगा? ऑन यूज हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि द वर्ड्स हैव बीन रिटन इन द ब्रैकेट, देयर यूजेज हैज बीन रिटन, सो इट विल बी
really amazing if you'd be able to download the PDF of this particular session and understand the use of each and every preposition, because prepositions are damn confusing. Also, let me tell you one thing very clearly, that there is a thing called fixed preposition, okay? So there are nouns which are followed by only a particular preposition, okay? There are some verbs that are followed by sometimes some prepositions, or sometimes they don't even need a preposition. So इस type के सारे words को discuss करने के लिए हमें एक और छोटा session करना पड़ेगा, but then that will be done a little later. बहरहाल अभी याद रखिएगा कि आज की क्लास तो आप अटेंड कर रहे हैं, कल की जो आपकी क्लास होगी बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी ऑन टेंस, उसके लिए आपको अड्डा 24/7 का ऐप फोन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए अब वापस चल के देखते हैं हमारे पास सवालों में क्या है। तो सबसे पहले टेक्निकल टीम आप मुझे हाइड करिएगा ताकि बच्चे सवाल देख सकें। पहला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल जल्दी जल्दी से ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। ठीक, let's see what does the first question say. Nobody can deny that Gandhi's ideas are different than Lenin's. Now what can be the error? Alright, so यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं जल्दी से, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर आई थिंक इट्स वेरी इजी, These kind of questions are very easy. Usually आपको पता होता है कि ये जो वर्ड है डिफरेंट, डिफरेंट के बाद आप दैन भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट के बाद आप फ्रॉम भी यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन दैन आप तब यूज करते हो जब आपके पास कोई नाउन होता है इस तरह से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज डिफरेंट दैन दैट। यहाँ पे आपको ये समझना ही पड़ जाएगा, जब भी हमारे पास अगर कोई नाउन नहीं है, अभी यहाँ पे लेनिन्स आइडियाज की बात हो रही है, दैट्स अ नाउन फ्रेज, यू रादर नीड अ नाउन और प्रोनाउन जो कि आपके सब्जेक्ट के बारे में डायरेक्ट बात कर रहा हो, नॉट अ फ्रेज, ठीक है? तो दैन आपको चाहिए होता है जब आपके पास नाउन हो, बट आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो गांधी के आइडियाज को लेनिन के आइडियाज से, दैट इज वाई यू विल बी नीडिंग अ फ्रॉम नॉट अ दैन, ठीक है? सो ये चीज आप समझ जाइएगा। खैर आगे देखते हैं अगला सवाल जल्दी से। While she was returning from college होना चाहिए, फॉर्म कॉलेज इज अ टाइपो, पहले इसको करेक्ट कर देते हैं बच्चों। While she was returning from college, a ruffian attacked on her with a dagger. So इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। जी हाँ, so the question says while she was returning from college, a ruffian attacked on her with a dagger. जी, सो जब भी आपका ये वर्ड होता है अटैक विच इज बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब हियर, तो इसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यू डोंट नीड अ प्रेपोजिशन आफ्टर दिस, ठीक है? सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, इसके तुरंत बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, यू डोंट नीड एनी प्रेपोजिशन। सो अटैक्ड ऑन जो है वो गलत है, व्हाट डू यू वांट? अटैक्ड हर विद अ डैगर, ठीक? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Simi took me to a hotel and ordered for 2 cups of coffee which the waiter brought in no time. ये सिमिलर एरर है जैसा कि सेकंड में था। जल्दी से सेंटेंस पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो जैसे अटैक शब्द के बाद आपको तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वैसे ही होता है आपका ऑर्डर्ड शब्द जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे आपको कोई भी preposition नहीं चाहिए, यू डोंट नीड फॉर देयर, ऑर्डर्ड 2 cups of coffee इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ सवाल देखते हैं। विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बता सकते हैं आप लोग आंसर जल्दी से। So without considering for a moment, he entrusted me in all the important work. So entrust करने का मतलब क्या हो जाता है? Entrust करने का मतलब होता है सारी responsibilities किसी को देना। अब यहाँ पे interest के बाद जो in लिखा हुआ है, पहले तो याद रखना जब भी interest आएगा, so interest plus somebody, जैसे यहाँ पे me लिखा हुआ है ना, interest plus somebody plus with, interest with, you entrust a person with something, ठीक है? nothing else, यहाँ पे आपको in नहीं with चाहिए होगा, ठीक है? सो ये पूरा स्ट्रक्चर है, interest plus somebody plus with plus something, ठीक है? आगे देखो, there are certain animals that can love without any effort, both, okay, love नहीं live, brilliant amount of typos I can. Anyway, so there are certain animals that can live without any effort both in water and land. So take your time and quickly give me the answer for question number 5.
ऑलराइट, सो एज यू कैन नोटिस यहाँ पे वाटर लिखा है और एंड लैंड लिखा है। मैंने आपको क्या बताया हुआ है बच्चों कि वेन एवर टू वर्ड्स आर, सो बेसिकली यहाँ पे आपका वाटर और लैंड को जो है कनेक्ट कौन से शब्द से किया गया, एंड से किया गया। अब इनके पहले आप देख सकते हैं इन लिखा हुआ है विच इज योर प्रेपोजिशन। ऐसा मैंने आपको एडजेक्टिव एडवर्ब के केस में भी दिखाया हुआ है कि जैसे क्या हो गया था, एक बार मैंने बताया था बैग्स और प्लस शुगर, कुछ ऐसा सेंटेंस था हमारे पास और क्या लिखा था, मैनी लिखा था, है ना, और यहाँ पे एंड था। तो जब एंड से कोई दो चीजें कनेक्ट हो रही होती हैं और एक डिटरमाइनर या एक प्रेपोजिशन उनके पहले लगा है तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए भी। तो यहां पे आपको देखना है कि मैनी बैग्स तो सही था पर शुगर के लिए आपको मत चाहिए क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। अब इसमें जाने की जरूरत तो है नहीं, इसको जल्दी से हम पहले इरेज करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे सेंटेंस में क्या गलती हुई है हमसे। अब यहाँ इन वाटर तो ठीक है, पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन लैंड के तो ऊपर रहते हैं, सतह पे रहते हैं। सो जब कोई चीज किसी सतह को टच कर रही होती है तो वो क्या हो जाता है, सतह बोले तो सर्फेस, लैंड के सर्फेस को टच कर, तो ऑन लैंड होना चाहिए, इन वाटर एंड ऑन लैंड होना चाहिए, क्योंकि एंड के साथ अगर आप दो चीज को कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब इन वाटर एंड इन लैंड, लैंड के अंदर रहते हैं, लैंड के ऊपर की बात हो रही है, तो उसके ऊपर के लिए हमें preposition ऑन चाहिए हो जाएगा यहां पर, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। Question number 6 says, my friends proposed me that we should go to the movies and then have dinner at a hotel. यहाँ पे मुझे तो एरर जो है बहुत ऑब्वियसली दिख रहा है, आप लोग बताइए कि व्हाट इज द एरर। तो ये जो यहाँ पे प्रपोज्ड मी लिखा है, जब भी प्रपोज्ड के डायरेक्टली बाद मी लिखा हो तो समझ जाना किसी को आस्क आउट करने की बात हो रही है, बट यहाँ पे माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या प्रपोज्ड टू मी होना चाहिए। प्रपोज्ड टू का मतलब हो जाता है सजेस्टेड टू मी, ठीक है, मतलब उन लोगों ने एक राय दी कि हमको पहले मूवी देखने जाना चाहिए एंड देन वी कैन हैव डिनर एट अ होटल, ठीक है। सो यहाँ पे प्रपोज्ड टू मी विल बी द राइट वे टू construct the sentence, okay? Anyway, अगला देखते हैं। He always insists that he prefers to go home to stay anywhere at night. Okay. आप लोगों को prefer से related एक छोटी सी बात बतानी है मुझे बच्चों कि जब आपके पास ये word है prefer और आप कनेक्ट कर रहे हैं या तो दो नाउन्स को, ठीक है, या फिर दो जेरेंड्स को, ठीक, मतलब अगर तुम्हारे पास लैंड वाटर है, दोनों नाउन्स हैं, या फिर दो जेरेंड हैं। जेरेंड क्या होता है आपका, VING फॉर्म होता है, लेकिन दैट शुड बी एक्टिंग लाइक दी लाइक अ नाउन, ओके। सो फॉर एग्जांपल स्विमिंग एंड स्टडीइंग, इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो तो आप जो है वहां पे टू प्रेफर टू करके ये दोनों को कंपेयर कर सकते हो अगर वो नाउन या फिर जेरेंड होते हैं। लेकिन यहाँ कैन यू सी टू गो टू स्टे, टू प्लस V1 क्या हो जाता है, ये इन्फिनिटिव हो जाता है। और जब आपके पास प्रेफर के साथ इन्फिनिटिव्स हो कंपेयर करने के लिए तो आपको उसके बाद रादर दैन लगाना पड़ता है। ही ऑलवेज इंसिस्ट्स दैट ही प्रेफर्स टू गो होम, उसके बाद यहाँ पे आपको रादर दैन, तो ये चीज ध्यान से सुन लेना बच्चों। प्रेफर अगर दो नाउन या फिर दो जेरेंड्स को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है, इफ प्रेफर इज बीइंग यूज्ड टू कंपेयर टू जेरेंड्स और टू नाउन्स, यू यूज टू विद प्रेफर, ठीक है। सो प्रेफर टू हो जाएगा। बट इफ यू आर कंपेयरिंग और कनेक्टिंग टू इंफिनिटिव्स विद प्रेफर, इन दैट केस आफ्टर प्रेफर एंड द फर्स्ट पार्ट you have to put rather than. So first part in this case is to go home. So he prefers to go home rather than, ये हटाइए, stay anywhere at night, ठीक है। सो यहाँ पे एरर होपफुली आप लोगों को समझ आ गया है। अगला सवाल देखते हैं, हार्डली हैड वी सेटल्ड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज बताओ कि ये हार्डली हैड वी सेटल्ड क्यों लिखा है, हार्डली वी हैड सेटल्ड क्यों नहीं लिखा। ये आपको याद है ना, कल एडवर्ब में मैंने बताया था हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, इन टाइप के वर्ड्स के साथ रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो होता है। स्टूडेंट्स, रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है बच्चों, आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हार्डली हैड वी बिल्कुल सही है। Settled down for the night's rest when we were startled by the loud noise being made outside the house. अब इस सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से मुझे बताइए।
ऑलराइट, सो यहाँ पे अब देखते हैं कि जब आप कोई भी ऐसा शब्द देखेंगे जैसे कि स्टार्टल्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, इस टाइप के जो कि अचंभे की बात कर रहे हैं, इन सब के बाद आपको सिर्फ एक प्रेपोजिशन लगानी होगी एंड दैट इज एट. ओके, सो यहाँ पे स्टार्टल्ड बाय द लाउड नॉइज नहीं हो सकता, आपको यहाँ पे एट लगाना पड़ेगा. ठीक है, कुछ चीजें, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके बाद वाला, जिनका नेक्स्ट प्रेपोजिशन जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, जैसे कि स्टार्टल्ड के केस में एट. ओके, चलिए अगला देखते हैं. फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, द अक्यूज्ड मेन वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. चलिए यहां का भी एरर बता दीजिए जल्दी से. अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टल्ड के बाद एट लगता है, वैसे ही गिल्टी के बाद हमेशा ऑफ लगता है. अ पर्सन इज और एनीबडी इज बेसिकली guilty of something, not guilty on something. So this is very easy. Everybody has given the right answer. अगला देखते हैं. The smuggler yielded for the temptation and fell into the police trap from which escape was impossible. Once again, a similar kind of an error. Quickly try to spot it and tell me the answer. तो ये शब्द जो यील्ड है इसका मतलब होता है सरेंडर करना, और यू सरेंडर टू नॉट फॉर. सो यील्डेड टू द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप फ्रॉम व्हिच एस्केप वाज इम्पॉसिबल. बिल्कुल सही सेंटेंस हो चुका है. सो यू यील्ड टू समथिंग, नॉट यील्ड फॉर समथिंग. ठीक है, सो ये आपको सारे 10 के 10 अब तो क्लियर हो चुके हैं. लास्ट के 5 सवालों को देखने की बारी आ गई है. जल्दी से देखते हैं हमारा 11वां सवाल क्या कह रहा है. ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी Renu prefers keeping her counsel rather than going about here and there for advice. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपसे कि जब डिफिकल्टी का टाइम आता है तो रेनू क्या प्रेफर करती हैं. तो पहली चीज तो आपको ये नोटिस करनी है कि प्रेफर्स के बाद कीपिंग लिखा हुआ है रादर देन गोइंग अबाउट. तो ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जेरेंड फॉर्म है, कीपिंग हर काउंसिल. इस क्लॉज में ये जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है ये आपका बेसिकली वर्ब प्लस ing है which is acting like a noun in this case, right? So that is why ये क्या हो गया बच्चों, this is a gerund, okay, and this is another gerund. What did I tell you कि जब भी prefer होगा आपके सेंटेंस में और आप दो gerunds या फिर दो nouns को कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए होगा, टू चाहिए होगा, ना कि रादर दैन. रादर दैन कब चाहिए होता है, जब आप दो इन्फिनिटिव्स को कनेक्ट कर रहे होते हो या कंपेयर कर रहे हो. सो ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी रेनू प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल to going about here and there for advice. तो rather than हटा के शांति से यहाँ पे to लगा देना है और समझ में आ जाती है कि रेनू जो है वो भाई अपनी बात सुनना चाहती हैं, इधर उधर भाग के एडवाइस नहीं लेना चाहती हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द डिबैकल ऑफ द पार्टी. डिबैकल का मतलब सबको पता है मेजर फेलियर, इग्नोनिमस फेलियर भी बोल सकते हैं, बड़ा फेलियर बेसिकली. द डिबैकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन दैन इट्स पुअर परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन. तो ये थोड़ा सा सुनने में आप लोग को अब्रप्ट नहीं लग रहा है. द डिबैकल ऑफ द पार्टी, जो पार्टी का फेलियर हुआ है,
एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन, जब आप कहते हैं कि शी एडमिटेड, तो शी एडमिटेड टू हर मिस्टेक्स, मतलब शी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिट टू लिखना होगा या एडमिट ऑफ लिखना होगा। द बैकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन। एडमिट ऑफ का क्या मतलब हो जाता है, कैन हैव, ठीक है। कैन हैव मीनिंग होता है आपके एडमिट ऑफ का। और जब आप कहते हैं एडमिट टू, तो एडमिट टू क्या होता है बच्चों, यही गलती होती है। सब यूजुअली क्या कहते हैं, यू एडमिट टू योर मिस्टेक्स, वो गलती होती है। एडमिट टू जो होता है बेटा, उसका मतलब होता है कहीं एंट्री दिलवाना या फिर दाखिला करवाना, ठीक है। सो ये हो जाता है आपके एडमिट टू का मीनिंग। whereas when you admit of something, that means can have. So the debacle of the party can have no explanation, no other explanation than its poor performance. पार्टी का बुरा परफॉर्मेंस ही उसके फेलियर का कारण है, nothing else. The captain distributed, question number 13. The captain distributed the sweets among our friends who had invited him. Okay? जल्दी से मुझे यहाँ पे बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है इस सेंटेंस में। सो द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग आर फ्रेंड्स। अब देखिए अमंग जो है बिल्कुल सही है क्योंकि दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है, अमंग हो या फिर वो अमंगस्ट हो। सो ये हमेशा याद रखना कि नंबर वन, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पीपल, whereas among and amongst is used for more than two people. Okay, so the captain distributed the sweets among our friends who had invited is incorrect. Why? क्योंकि अगर आप बोलो among दी ऑडियंस तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ आपको दो चीजें नोटिस करनी है बच्चों। जब भी आपके पास अमंग और द लिखा हुआ है ना, आपके सब्जेक्ट से पहले द लगा हुआ है, तो आप यहाँ अमंग भी लिख सकते हो, अमंगस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बट क्या यहाँ फ्रेज में द लिखा हुआ है? नहीं है। व्हेन देयर इज नो द, व्हेन द आर्टिकल द इज नॉट देयर बिफोर योर सब्जेक्ट, in that case always remember that you have to use among for consonant, whereas amongst will be used for vowel sound. So our friends, O-U-R, a sound है, vowel है, so यहाँ पे among की जगह amongst होगा। and among जो होता है बच्चों वो किसके लिए चला जाता है? कॉन्सोनेंट के लिए चला जाता है, वेयर एज अमंगस्ट जो होता है वो वॉवल के लिए चला जाता है। व्हाट डिड आई टेल यू? व्हेन एवर द इज नॉट देयर, ठीक है, यहाँ पे द नहीं है, ये याद रखिएगा। आर फ्रेंड्स में इस पर्टिकुलर लाइन में, क्योंकि मैंने इतना स्क्रिबल कर लिया है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। लेट्स हाईलाइट दिस। सो ये जो आपका आर फ्रेंड्स फेज है, इसके पहले द लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। व्हाट डिड आई टेल यू? द ऑडियंस लिखा होगा तो तुम अमंग भी लगा सकते हो, अमंगस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन द मोमेंट ये द हट गया यहाँ से, अगर तुम्हारे पास वॉवल है जैसे ऑडियंस, ओ क्या होता है बेटा? ए ई ओ आई ओ, ए ई ओ यू, ए ई ओ आई यू। So A-E-I-O-U, this is exactly what I was trying to say, but I don't know, kind of sounded like a song. But anyway, A-E-I-O-U, I think मेरा एक ही वो प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी वॉवल्स को जल्दी नहीं बोल पाऊंगी। सो एनीवे, A-E-I-O-U की बात करते हैं बच्चों। और यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी वॉवल, इनको आप वॉवल बोलते हो ना यार, ये तो याद रहेगा। इसके अलावा आपके सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये भी याद रखना। तो जब भी तुम्हारे पास ओ का साउंड आ रहा है तो क्या हो गया? क्लियरली आपको यहाँ पे मिल चुका है एक वॉवल। सो दैट इज वाई, ये देखिए ओ दिख रहा है आपको, आप लगा देंगे वहां पे अमंग्स, ठीक है। आर बोला जाता है आ, ए अ, ठीक है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपके लिए। अगला सवाल देखिए और जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। 1 सेकेंड।
when he was under house arrest he was debarred to send a letter even to his wife. Okay, so ये I think let me quickly give you the answer for this question. जो ये आपका वर्ड है debar, मतलब किसी के ऊपर रोक लगा देना completely. दूसरा वर्ड हो सकता है abstain करना, मतलब खुद के ऊपर रोक लगाना, refrain करना, खुद को once again रोकना. So इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, इसके बाद हमेशा आप preposition लगाते हैं from, ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो verb होता है वो ing फॉर्म का होता है. So ये क्या होना चाहिए, to send नहीं आएगा, debarred from sending a letter even to his wife हो जाना चाहिए. So this is your problem. चाहे वो debarred हो, abstain हो, refrain हो, क्या हो जाएगा, from लगाएंगे पहले तो, और उसके बाद verb का ing फॉर्म. लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं. She looked quite different from the photograph I had of her. तो यहाँ क्या बात हो रही है कि जो ये फोटोग्राफ है, she looked quite different from the photograph that I had of her. So इस पूरे सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है. सिर्फ इतनी सी सिंपल सी चीज़ होती है प्रेपोजिशन की कि आपका नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ आपको कन्वे करना होता है. टेक्निकल टीम अब आप मुझे स्क्रीन पे दिखा सकते हैं जल्दी से. और बच्चों, आप लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पर्टिकुलर सेशन का PDF डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. और हाँ, मेहनत करते रहिएगा. कल फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे बहुत सारे सेशंस लेके, बहुत सारी क्लासेस लेके, पढ़ाई लेके. बचे हुए हैं बेसिकली IBPS PO के लिए. आप लोगों के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं. सो ऑल द बेस्ट. पढ़ाई करते रहिएगा और ध्यान लगा के पढ़ाई करिएगा. अड्डा 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा. तो ध्यान रखिएगा अपने स्टूडेंट्स. मिलते हैं बहुत जल्दी. बाय बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट. 3, 2, 1